जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आपके लिए ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर आज की क्लास में हाजिर हुए हैं। ये जितने सारे प्रश्न आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो भी अभ्यर्थी शिक्षकगण जो है होंगे तैयारी कर रहे होंगे वे बिहार शिक्षक भर्ती की, तो उनके लिए बहुत ये प्रश्न जो है बहुत अति आवश्यक हैं, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को एक एक किताबों को पढ़कर अध्ययन कर कर उस सारे प्रश्नों को चुनकर लेते हैं और एनसीईआरटी और बीटीसी लेवल पर ये सारे प्रश्न हैं, तो बहुत उपयोगी भी है आपके लिए। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पहला। और एक बात और कि अगर जितनी सारी क्लासें हो रही है, अगर आप लोग उस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्लास की लिंक और पीडीएफ जो होगी वहां पे उपलब्ध है। आगे देखिए प्रश्न संख्या जो पहला कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ओके, परंतु या किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो टॉपिक है आज की चट्टान से रिलेटेड है, चट्टान से ही संबंधित हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2000 तो प्रकार की खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी पर। अब रही बात कि उनमें से कुछ खनिज जो हैं वह चट्टान की रचना करते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 10 है कि 20 है कि 150 की 500 है? तो यहाँ पे 20 ऑप्शन जो हो रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि 2000 प्रकार के तो खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन जो चट्टान की रचना है और उनकी जो खनिजों की संख्या है वह कितना है? तो 20 है। इस चीज को जरूर याद करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब यहाँ पे डिटेल से हमने बताने का प्रयास किए हैं कि पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ कहते हैं या भूपृष्ठीय तल कहते हैं या उसको परत कहते हैं, इसका निर्माण लगभग जो है 2000 खनिजों से हुआ है। परंतु इनमें से कुछ ही तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से मुख्य रूप से 20 खनिज ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए और बताया गया है कि 20 खनिज ही अर्थ क्रस्ट निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पृथ्वी पर जो है खनिज कौन से चट्टानों से सर्वाधिक पाए जाते हैं? यह भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है इस पर जो खनिज है ये कौन से चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे जो अधिक खनिज है वह अवसादी चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? याद करना होगा कि अवसादी चट्टान को जरूर याद करिएगा, क्योंकि अवसादी चट्टान में जो खनिज होते हैं वह सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक और मेरे द्वारा प्रश्न लिया गया है कि बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं केवल भारत में? वो तो पूरा पृथ्वी पर था कि 2000 खनिज पाए जाते हैं, और उसी में से जो है कितने खनिज होते हैं? तो 20 खनिज पाए जाते हैं 2000 चट्टान में से। तो यहाँ पे प्रश्न वही आ गया है कि भारत में बताइए जी कि लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो हमारे देश में 100 से अधिक खनिजों के प्रकार मिलते हैं। इनमें से जो 30 खनिज पदार्थ है ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व जो है अभी बहुत अधिक है। आर्थिक महत्व जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कोयला का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोहा भी है, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक और इत्यादि। ये जितने सारे जो खनिज पदार्थ हैं ये बहुत उपयोगी है। अगर दूसरे खनिज की बात करें जैसे फेल्सपार, कोलराइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब जो इत्यादि के मामले में भारत में इनकी स्थिति जो है संतोषप्रद है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक। ओके, इनका आर्थिक महत्व बहुत क्या है? हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने वाली जो चट्टान होती है उसे क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, ए विकल्प यहाँ पे जो होगा सही वाला आग्नेय चट्टान उसको कहा जाता है। याद करना होगा आप लोगों को कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत
हो जाने से जो बनी चट्टान होती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आया बात कि चट्टान भैया कितने प्रकार के होते हैं और ये चट्टान किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा। तो मैंने जो प्रश्न अपने माइंड में उठता है उसको हम टाइप करके आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। चट्टान मुख्यतः जो होते हैं आग्नेय चट्टान होते हैं, और सादी चट्टान होते हैं, और क्रांतिक चट्टान जो है ये होते हैं। मतलब चट्टान की संख्या कितना हो गया, तो चट्टान 3 होते हैं, जरूर याद कीजिएगा। आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान और क्रांतिक चट्टान। ये 7 और 8 क्लास में पढ़ना है भूगोल की किताब में। ओके, आग्नेय चट्टान जो है ये पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। जो आग्नेय चट्टान है, ये जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, ये पृथ्वी के तप्त गर्मी पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से ये क्या होती है, आग्नेय चट्टान निर्मित होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें को बहुत अच्छे तरीका से मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी पृथ्वी है ये प्रारंभ से गर्म एवं पिघली अवस्था में थी शुरू से ही। अतः पृथ्वी के ऊपर आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान बनना प्रारंभ हुआ था। मैग्मा जो है, मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली और पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होता है। किसके बारे में बात हो रही है, तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बात हो रही है। और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है उसमें मैग्मा के बाहर निकलने वाले जो रूप होते हैं उसको लावा कहते हैं, जिससे ज्वालामुखी हम लोग बोलते हैं। ज्वालामुखी कहीं फट जाता है तो उसमें से जो लाल लाल कलर का जो लावा निकलता है तो सारी जगह फैल जाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वही बात बोल रहा है कि जो मैग्मा के बाहर निकलने वाले जो रूप होते हैं उसे लावा कहा जाता है। वह जो होता है पृथ्वी के सतह के नीचे क्या होता है, नीचे स्थित रहता है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सा ऐसा जो चट्टान है जिसे हम प्राथमिक श्रेणी के रूप में उसे रख सकते हैं। आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अंतभेदी चट्टान। तो आपको अभी हमने 3 चट्टान का नाम बताया है, आग्नेय, अवसादी और क्रांतिक या रूपांतरित चट्टान। इसमें से अब उसी विकल्प को चयन करना है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान के रूप में जानते हैं। जरूर याद करिएगा, प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में कौन से चट्टान को शामिल किया गया है, तो आग्नेय चट्टान को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से बताने का प्रयास मेरा जारी हमेशा रहता है सारे प्रश्न का, कि आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है और इन्हें प्राथमिकता भी कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा, 2 चीज याद करना होगा, मैग्मा और लावा से बनते हैं। कौन सा चट्टान, तो आग्नेय चट्टान। और मैग्मा के ठंडा होने और ठोस रूप में बदलने पर आग्नेय चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। मैग्मा, आपको पता चल गया कि मैग्मा के ठंडा होने से और उसको ठोस रूप में बदलने पर ये जो होती है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या चौथा जो प्रश्न है कि आग्नेय शैल कहलाती है। आग्नेय शैल जो होती है कौन सा शैल कहलाती है, जो मतलब आग्नेय शैल जो होती है कैसी होती है, कठोर शैल होती है कि मौलिक शैल होती है कि गौण शैल होती है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मौलिक शैल होती है। आग्नेय जो शैल होती है वह कौन सी शैल होती है, मौलिक शैल होती है। आप चित्र में देख सकते हैं ये जो है आग्नेय शैल है, इसे हम क्या कह सकते हैं, मौलिक शैल के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिटेल से मैंने सॉल्यूशन किया कि आग्नेय जो शैल है ये अंग्रेजी शब्द से मिलकर बना है, जिसको हम कह सकते हैं कि देखिए आग्नेय शैल क्या होता है, वे शैल जिसकी रचना धरातल के नीचे तप्त एवं तरल चट्टान पदार्थों अथवा कह सकते हैं मैग्मा के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर ऊपर उठने के क्रम और सतह के नीचे और सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जमने की जो घटनाएं होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं अगला 5 नंबर प्रश्न।
5 जो प्रश्न है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय, केंद्रित, अवसादी और अधिवितलीय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये सही हो रहा है। आग्नेय चट्टान जो है सबसे जो चट्टान है ये सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी है भाई। ज्वालामुखी से निकलने वाली जो लावा होती है वह पिघलती है और उसी के जो प्रारूप होते हैं ठोस रूप में कन्वर्ट होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो इसको सबसे प्राचीन भी माना गया है, आग्नेय चट्टान को। ओके, 6 जो प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान बनती है, कैसे बनती है? सारे आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने डिटेल से आप लोग को बता दिए। अब आप लोग जो है ध्यान, कोई भी प्रश्न आएगा अगर आग्नेय चट्टान से, तो आप लोग उसको अच्छे तरीका से सही कर पाइएगा। गर्म लावा के ठंडा होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, कि इनमें से कोई नहीं, कि आग्नेय चट्टान बनती कैसे है? तो आग्नेय चट्टान जो होगा गर्म लावा के ठंडा होने से बनती है। गर्म लावा के ठंडा होने से वह ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाती है और वहां पे आग्नेय चट्टान बन जाती है। ओके, इसके बाद देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है कि मोह स्केल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मोह स्केल जो है निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से डायरेक्ट हम कह सकते हैं किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडियों की दूरी की, बहते हुए जल की गति की, वायुयानों एवं जल यानों की गति की, और चट्टानों की कठोरता की। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, चट्टानों की कठोरता। कहीं भी आपको मोह स्केल के बारे में कोई भी पूछे या कहीं भी आपको दिखाई दे मोह स्केल, तो उसका मापन जो होगा चट्टानों की कठोरता के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो चट्टानों की कठोरता के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने जरूर यहाँ पे आप लोग के लिए ये जो है अगर गड़बड़ इसमें होता है तो मैं यहाँ पे उस प्रश्न को रख दिए हैं। इसे मोह कठोरता परीक्षण द्वारा मापा जाता है, जिसमें कठोरता में ज्ञात भिन्नता के खनिज पदार्थों का उपयोग जो है चट्टानों को खरोंचने के लिए किया जाता है। किसका? तो मोह स्केल का। अब प्रश्न आ गया कि मोह स्केल से क्या मापा जाता है? मोह जो स्केल होता है इससे क्या मापा जाता है? तो मोह स्केल से खनिज पदार्थों की कठोरता के अंतर को दर्शाने वाला मापक कहा जाता है। ये जो मोह स्केल है ये खनिज पदार्थों की कठोरता के अंतर को दर्शाने वाला या कह सकते हैं उसको मापक है। खनिज विज्ञानी है फ्रेडरिक मोह, इनका नाम है फ्रेडरिक मोह, के द्वारा 1812 में इस मापक पर मानक के रूप में चयनित 10 खनिजों को उनकी कठोरता के अनुसार आरोही क्रम में रखा गया था और कठोरता से 1 से 10 तक के मूल्यों में इसको अंकित किया गया था। तो यही चीज़ है, फ्रेडरिक मोह जो है इन्हीं के नाम पर मोह स्केल का नाम जो है रखा गया है, जो खनिज पदार्थों की कठोरता मापने में मदद करता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 जो प्रश्न है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय, अवसादी, केंद्रित और अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में। तो जो ग्रेनाइट की जो गणना है वह जो ऑप्शन डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों की गणना में ये जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग का दिमाग में आया होगा कि सर प्लूटोनिक या अधिवितलीय क्या होता है? तो जरूर हम जानते हैं कि अगर आप लोग के सवाल इस तरह के आते हैं तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास जरूर है। देखिए अधिवितलीय कहिए या प्लूटोनिक चट्टान कहिए, ये आग्नेयी चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होती है? तो ये आग्नेयी चट्टान होती है, केवल इसका नाम को चेंज कर दिया गया है। ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे विद्यार्थी घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि हम इसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। ओके, तो प्लूटोनिक चट्टान को ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जो बड़ी गहराई पर पिघलने से जम जाती है, जिसमें क्या होता है मैग्मा उग जाता है। जैसे सोने, चांदी, मोलिब्डेनम जैसे खनिजों और कीमती धातुओं को क्या करता है? ये लाता है और इसके साथ पुरानी चट्टानों में अपना रास्ता बनाता है और पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसके नीचे धीरे धीरे हजारों साल कहिए या उससे अधिक समय तक ठंडा होता है और जो अलग अलग क्रिस्टल को बड़े पैमाने पर बढ़ने की अनुमति देता है। जैसे इस प्रकार को चट्टानों को हम प्लूटोनिक चट्टान के मोटे दाने वाली चट्टान के नाम से जानते हैं। तो ये इसका प्लूटोनिक चट्टान के बारे में कुछ आपको हम बता दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चट्टान बाद में
कटाव से उजागर होती है और इसी प्रकार की चट्टान के जो बड़े पिंड को कटाव किया जाता है उसको प्लूटोन भी कहा जाता है। और सैकड़ों मील जो प्लूटोनिक चट्टान होती है उसे हम बाथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो बाथोलिथ कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 जो प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवा अवशेष का अभाव होता है और इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये सही हो रहा है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, क्योंकि असत्य का बात किया गया है प्रश्न में कि कौन सा गलत जो कथन है इसमें गलत है। तो ऑप्शन ये जो है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। बाकी ए, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 10 नंबर देखिए प्रश्न 10 जो प्रश्न है कि जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, कौन सा इसमें से जो शैल शेष है जो एकदम बिल्कुल भिन्न है, सबसे अलग है? तो यहाँ पे ग्रेनाइट जो हो रहा है ये सबसे अलग हो रहा है। बाकी क्वार्टाजाइट, नीस और संगमरमर ये दोनों जो शैल है ये तीनों शैल हैं, लेकिन ग्रेनाइट जो है ये शैल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 जो प्रश्न है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देख सकते हैं यहाँ पे भूगर्भ की एक विशाल आकार की चट्टानें हैं। तो बैथोलिथ, सैकोलिथ, फैकोलिथ और लोपोलिथ। तो यहाँ पे बैथोलिथ के बारे में मैंने जरूर आपको बताया, लुपटिनियम प्लूटोनियम के बारे में, तो वही चीज बोला गया है, बैथोलिथ यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए अब कि बैथोलिथ से हम लोग क्या समझते हैं, बैथोलिथ जो होता है इससे हम लोग क्या समझते हैं, जरूर प्रश्न आया कि बैथोलिथ होता क्या है। तो ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं जिसका निर्माण मैग्मा भंडारों के जमाव से होता है। जरूर हम लोग आप लोग को बताएं कुछ देर पहले, यदि मैग्मा का बड़ा भाग भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है और यह कालांतर में अनाच्छादन और प्रक्रिया द्वारा इनके ऊपर के पदार्थों को हटने से धरातल के रूप में यह प्रकट होते हैं, जिसको हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न कर रहा है कि 12 की जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रीय चट्टान और अधिवितलीय चट्टान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अवसादी चट्टान में जितने भी मरे हुए जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वनस्पति होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके जितने सारे अवशेष होते हैं वह अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। 13 जो प्रश्न है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रीय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अवसादी चट्टान ही जो है यहाँ पे धरातल के जो सर्वाधिक भाग जो होता है उसमें से किस चट्टान का सबसे ज्यादा विस्तार होता है? तो उसका नाम है अवसादी चट्टान का। यहाँ पे मैंने डिटेल से इसका सॉल्यूशन लिया है कि अपक्षय एवं अप्रदन के विभिन्न साधनों द्वारा जो मौलिक चट्टानों का विघटन होता है, वियोजन होता है और टूटने से परिवहन होता है, तो यह किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहा जाता है। उनके द्वारा अगर बहुत सारे चट्टानों का विघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, टूट फूट रहे हैं, तो उन कोई ना कोई जगह होगा जहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं घट रही होगी, तो उसी स्थान पर उस सारे जितने प्रकार की ऐसी हो रही है घटनाएं वहाँ पे वह जम जाते होंगे। उसी प्रकार के वे वहाँ पे बहुत सारे दिन जमने, लाखों वर्ष जमने के बाद वहाँ पे अवसादी सेल का निर्माण हो जाता है। जैसे कह सकते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, असलेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान और सेल खरी। ओके, इसके बाद जो 14 प्रश्न है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? भूपृष्ठ का तो यहाँ पे 75, 65, 70 और 90। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 75% जो चट्टानें 75% यह भूपृष्ठ का जो है अवसादी सेलों से ढका हुआ है। 15 प्रश्नों को देखिए। 15 जो प्रश्न है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना है? 5% की 8 की 10 की 15% है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो हो रहा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, माफ कीजिएगा ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 5% जो है ये सही होगा। भूपृष्ठ की बनावट में जो अवसादी शैलों का जो योगदान है वह कितना है, तो 5% है। ओके, 16 प्रश्नों को देखिए। 16 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टाजाइट, संगमरमर, कोयला और ग्रेनाइट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। कोयला जो है ये जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। किस चट्टानों के अंतर्गत आता है? तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। डिटेल से देख लीजिए। क्वार्टाजाइट और संगमरमर ये रूपांतरित चट्टान है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वार्टाजाइट और संगमरमर जो है ये रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। इस चीज को याद करिएगा, जरूर बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि कोयला जो है एक जैविक चट्टान है और कोयला का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये पेड़ पौधे, जीव जंतुओं आदि के अवशेषों से होता है। लाखों वर्ष तक ये पृथ्वी के अंदर जो है जम जाते हैं, मर जाते हैं। इनके बहुत सारे अवशेष होते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर ये कोयले का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए ले लिए हैं मैंने, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए हैं कि 17 नंबर कि कोयला जो है ये किस चट्टान में पाया जाता है? अभी जस्ट बताए हैं। परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अर्जर्व चट्टान और आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। परतदार चट्टान में ये जो होते हैं कोयला जो है ये पाए जाते हैं। परतदार, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोयला है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा ये प्रश्न लिया गया है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जो खनिज तेल है तो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी, इनके बेसिनों की जो अवसादी चट्टानों से कोयला क्या होता है, इनकी बेसिनों से जो होते हैं इनकी अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है कि कोयला किस अवसादी चट्टान से बनता है? तो कोयला जो है एक ज्वलनशील तलछटी चट्टान है जो प्राचीन वनस्पति से बनी हुई है, जिसे अन्य चट्टानी स्तरों के बीच समेकित किया जाता है और काफ़ी समय तक के अवधि में यह माइक्रोबियल क्रिया और दबाव और गर्मी के संयुक्त प्रभावों से रूपांतरित किया जाता है और इसी प्रक्रिया को आमतौर पर गठबंधन भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात और आता है कि कोयला कैसा चट्टान है, ये भी प्रश्न होता है। कोयला जो है एक अवसादी चट्टान है। अब यहाँ पे बात करिएगा कि परतदार, तो वही साथी होता है। परतदार का मतलब अवसादी चट्टान है। कोयला कैसा चट्टान है? तो कोयला जो है एक अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है और इस प्रकार के कोयले का जो उपयोग होता है वह भाप और विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। कहाँ पे होता है? तो भाप और विद्युत संचालित ऊर्जा के ईंधनों के रूप में होता है। ओके, इसके बाद जो 18 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि पेट्रोलियम, जिसको हम खनिज तेल कहते हैं, ये किन चट्टानों में पाया जाता है? अग्नेय चट्टान, नवीन स्तंतरित चट्टान, संस्तरित चट्टान, प्राचीन संतरित चट्टान और परिवर्तित चट्टान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हो रहा है ये बिल्कुल तरीका से सही हो रहा है। प्राचीन संतरित चट्टान, इसमें जो होते हैं पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संतरित चट्टान। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोयले पेट्रोलियम होते हैं ये अवसादी चट्टान में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता तब हम जाकर यहाँ पे सही करते। अवसादी चट्टान भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि पेट्रोलियम खनिज जो है किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे होते हैं तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। तलछटी जो चट्टान होते हैं वहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा मकसद था कि पेट्रोलियम किस प्रकार की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये भी प्रश्न हुआ। तो वही बात है कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक अच्छी जलाशय की चट्टानें होती है। तो बहुत प्रकार के उत्तर हो जाएंगे। अब जिस प्रकार आंसर मिलेंगे उस प्रकार आपको आंसर को सही करना पड़ेगा और उसके बारे में भी जानकारी अच्छे से रखना होगा। 19 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बलुका पत्थर, सेल और क्वार्टरजाइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। क्वार्टरजाइट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो देखिए ऑप्शन को केवल चेंज किया गया। जिप्सम, कांग्लोमेरेट,
डोलामाइट और स्लेट, केवल ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। स्लेट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी पूछा गया था निम्न में से परतदार चट्टान कौन सा नहीं है, तो क्वार्टरजाइट। ओके, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 21 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है, बलुआ, चूना पत्थर, संगमरमर की कांग्लोमेरेट। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो सही हो रहा है सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है कि संगमरमर जो है ये विलग प्रकार की चट्टान नहीं है। ओके, 22 नंबर प्रश्नों को देखिए। 22 जो प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टानों का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, क्रांतीय चट्टान और ज्वालामुखी चट्टान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्रांतीय चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रांतीय चट्टान है इसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। 23 प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है निस्म में, शिस्ट में, कि क्वार्टरजाइट में, कि ग्रेफाइट में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। क्वार्टरजाइट में जो है बलुआ पत्थर क्या होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। 24 प्रश्न, चूना पत्थर का क्रांतीय रूप क्या है, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट की क्वार्टरजाइट। चूना पत्थर का बताना है क्रांतीय रूप क्या है, तो संगमरमर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चूना पत्थर का क्रांतीय रूप क्या है, तो संगमरमर है। 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, नीस, ग्रेनाइट, कोयला और चूना पत्थर। याद करना होगा रूपांतरित चट्टान की बात करा है, थोड़ी देर पहले मैंने इसके प्रश्न के बारे में जिक्र किए थे। तो नीस जो होगा यहाँ पे रूपांतरित चट्टान होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 26, निम्नलिखित में से कौन क्रांतीय चट्टान है, ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर और बेसाल्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। संगमरमर जो होगा ये क्रांतीय चट्टान होगा, संगमरमर जो होगा क्रांतीय चट्टान होगा। इसके बाद देखिए 27 जो प्रश्न है कि नीस जो होता है, जिसको हम नीस कहते हैं, ये नीस चट्टान है, इसमें से किस कोटि की चट्टान है, आग्नेय है, कि परतदार है, कि परिवर्तित है, कि ज्वालामुखी चट्टान है। तो ये परिवर्तित चट्टान है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा। नीस चट्टान जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोटि में आती है, तो परिवर्तित कोटि में आती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजस्थान। यहाँ पे विचार करना है कि चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, 3 गो यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, 1, 2 और 3, क्योंकि चंबल नदी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। बता दिया है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनपौ पहाड़ियों से निकलती है और ये यमुना नदी की सहायक नदी होती है। कौन सी, तो चंबल नदी। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ओके 29 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं। और दुर्लभ खनिज जो है ये तत्वों में भारत जो है आत्मनिर्भर है, मतलब दुर्लभ खनिज से जो भारत है यह इस पर आत्मनिर्भर है। क्या यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन जो पहला हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि भारत में मोनोजाइट है और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का जो प्रमुख स्रोत है। कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे दुर्लभ खनिज के उत्पादन में चीन पहले पायदान पर है। याद करना होगा, दुर्लभ खनिज की बात करेगा तो सबसे पहले चीन का नाम याद करना होगा। उसके बाद ब्राजील, मलेशिया और भारत का स्थान आता है। चीन में दुर्लभ खनिजों का जो कुल है 37% भंडार है और यह विश्व में जो है 97% दुर्लभ खनिजों का उत्पादन अकेले करता है। कौन सा देश जी, तो चीन। देखिए चीन में दुर्लभ खनिजों का जो कुल है यह 37% भंडार है, परंतु यह विश्व के 97% दुर्लभ खनिजों का उत्पादन करने में यह अकेला देश माना जाता है। ओके 30 प्रश्न है कि गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पे स्थित है, भारत के, तब मेघालय में है। गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय में स्थित है और इस क्षेत्र में
गारो नामक जनजाति का निवास होता है? कौन सा? तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि गारो नामक जनजाति का निवास भारत के किस राज्य में होता है? तो मेघालय राज्य में होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 31 प्रश्न है कि तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर जो है यह किस राज्य में? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु की महाराष्ट्र? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तुमकुर कहाँ पे है? तो तुमकुर कर्नाटक में है। तुमकुर कहाँ पे है? तो तुमकुर कर्नाटक में है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने बता दी है। तुमकुर जो है कर्नाटक में स्थित है और यह तुमकुर जिले का मुख्यालय भी है। तुमकुर जिले का मुख्यालय भी है और यह बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? तो बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और 32 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? नाथुला दारा, जिलेप दारा, बोमदी दारा और दीफू दारा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से दीफू दारा जरूर याद करिएगा, क्योंकि त्रिकोणीय संगम बोला है। भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम जो है किसे कहा जाता है? तो दीफू दारा को। अब ये क्या होता है? तो दीफू दारा जो है 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस दर्रे के पास भारत भी है, चीन भी है और म्यांमार की सीमा मिलती है। और अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था और इसके बाद जो भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हो गया था। पता चल गया आपको? तो ये आज की क्लास में हम लोग 32 प्रश्नों को ही लिए थे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेक्चरों के साथ, जो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।